नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आपका राजधानी लाइव में। बात सबसे पहले दिल्ली की करेंगे, जहां पर बीजेपी पूरे रूप से मंथन का दौर उनका शुरू हो गया है, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी अब सक्रिय हो गई है। और इसी कड़ी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शनिवार को उन्होंने पार्टी के महासचिवों और विभिन्न मोर्चों के अध्यक्षों के साथ संगठन और 2022 में होने वाले 5 राज्यों के चुनावों पर व्यापक मंथन किया। जेपी नड्डा के घर पर सुबह 11 बजे से शाम 5:30 बजे तक बैठकों के दौर में पार्टी के सभी महासचिव मौजूद रहे। इस बीच पार्टी के 5 मोर्चों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने भी बैठक में हिस्सा लिया। साथ ही मोर्चों के कामकाज की जानकारी भी दी। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में कोरोना काल में देश भर में चलाए जा रहे विशेष अभियान सेवा ही संगठन कार्यों के फीडबैक पर चर्चा हुई है और 5 विधानसभाओं के चुनावों के नतीजों की समीक्षा भी की गई है। बैठक के बाद जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। सूत्रों की माने तो दोनों नेताओं ने पार्टी संगठन की ओर से प्रधानमंत्री को फीडबैक भी दिया गया है और आगामी चुनावों को लेकर भी पार्टी प्रोग्राम और तैयारियों को लेकर मंथन हुआ है। इसी कड़ी में रविवार यानी आज भी नड्डा के घर पर सभी राज्यों के प्रभारियों के साथ चर्चा की जाएगी। सूत्रों की माने तो सेवा ही संगठन के कार्यों के जरिए बीजेपी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए अपनी जमीन मजबूत करने के लिए कदम दर कदम रणनीति बना रही है। बीजेपी नेतृत्व इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि कोरोना की दूसरी लहर में मोदी सरकार और बीजेपी शासित राज्यों में विपक्ष ने उनकी इमेज को खासा नुकसान पहुंचाया है और उनकी इमेज को सबसे बड़ा नुकसान किसान आंदोलन के कारण भी पहुंचा है। और अब यूपी में विधानसभा चुनाव है और इसी के साथ पंजाब और उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव है, जिसको साधने के लिए बीजेपी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। बैठकों का दौर जारी है। इससे पहले संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी 3 दिन के दौरे पर रहे थे। क्या कुछ सियासी मायने थे उसके, वो भी हमने आपको बताए थे। लेकिन फिलहाल कल जिस तरह से नड्डा की बैठक हुई है और उसके बाद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को तमाम स्थिति दी गई, उनसे फीडबैक भी लिया गया, तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि किस तरह से अब बीजेपी, आप देख सकते हैं कि संगठन में विस्तार की तो हालांकि अटकलें खत्म हो गई है, लेकिन चुनावी रणनीति बनाने में जुट गई है, क्योंकि अब मिशन 2022 की तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है। और इस बीच विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। यूपी, उत्तराखंड और पंजाब के चुनावों को साधने के लिए, इन राज्यों को साधने के लिए बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है, क्योंकि देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश और उसी को साधने की फिलहाल बीजेपी कोशिश कर रही है। बात करें पिछले 5 सालों की, तो पिछले 5 सालों में सत्ता किस तरह से बीजेपी में पलटती नजर आ रही है, ये हम सब ने देखा है। किस तरह से हर 5 साल में सत्ता पलटती है, हर 5 साल में मुख्यमंत्री बदलता है और हर 5 साल में पार्टियां भी बदल जाती हैं। अब इस बीच बीजेपी अब किस तरह से इस चुनावों को साधेगी, ये देखने वाली बात होगी। और इसी के लिए बीजेपी ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। फिलहाल अभी से ही बीजेपी ने रणनीति शुरू कर दी है बनानी। और इसी बीच नड्डा के घर कल भी महासचिवों संग बैठक हुई थी और आज भी ये बैठक होगी। विधानसभा के चुनावों के लिए बीजेपी लगातार रणनीति बनाने में जुटी है। देखना होगा कि जिस तरह से कोरोना काल में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगातार प्रयास किए हैं, लगातार कोरोना के केसों में कमी आई है, इस बीच क्या उनकी छवि पर, उनके नाम पर बीजेपी अब चुनाव लड़ने जा रही है, तो क्या एक बार फिर से उनको सत्ता में काबिज करने के लिए जनता अपना विश्वास दिखाएगी, ये देखने वाली बात होगी। तो बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को भी पार्टी के महासचिवों और विभिन्न मोर्चों के अध्यक्षों के साथ संगठन और 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए 5 राज्यों के चुनाव जो हैं उन पर व्यापक मंथन किया है। जेपी नड्डा के घर पर सुबह 11 बजे से शाम 5:30 बजे तक ये मीटिंग चली, जिसके बाद आज फिर से उनके घर पर मीटिंग की जाएगी। आज फिर से महासचिवों से तमाम जानकारी ली जाएगी। इससे पहले संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने भी तमाम जानकारी ली थी। किस तरह से संगठन में विस्तार की अटकलें तेज हो गई थी, ये हम सभी ने देखा था। 3 दिन के दौरे पर वो रहे थे लखनऊ में और वहां पर उन्होंने सभी मंत्रियों से, सभी विधायकों से अलग अलग आधे घंटे तक बात की थी और जमीनी हकीकत, जमीनी फिलहाल क्या स्तर है बीजेपी का, उसको लेकर उन्होंने तमाम जानकारी ली थी। जिसके बाद अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी महासचिवों के साथ बैठक का दौर शुरू कर दिया है। तो इस बीच कयास भी तेज हो गए हैं और कयास की बात भी नहीं है, ये साफ तौर पर दिख रहा है कि बीजेपी किस तरह से चुनावी रणनीति बनाने की तैयारियों में है। और रणनीति को लेकर विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने अपनी जमीन मजबूत करने के लिए रणनीति बनाना शुरू कर दिया है।
चलिए, इसी पर हमारे साथ संवाददाता अनुज कुमार लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अनुज, फिलहाल जिस तरह से संगठन महामंत्रियों के साथ बैठक होने जा रही है जेपी नड्डा की, क्या कुछ इसके सियासी मायने फिलहाल नजर आ रहे हैं? मुस्कान, देखिए, इन सब बैठकों का केवल यही सियासी मायने निकल के आ रहे हैं कि अभी कुछ अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, जिसमें कि यूपी भी बहुत अहम हिस्सा रखता है, क्योंकि यूपी की जो विधानसभा है, सीटें हैं, वो 403 है। और उसके बाद इन्हीं सब चीजों को फीडबैक लेकर यूपी की राजनीति में क्या हलचल है, यूपी के संगठन में किस बात की नाराजगी है, किसको चेहरे का मौका मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, कोविड के दौरान केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने किन नीतियों पे काम किया, उनको जनता तक कैसे मैसेज पहुंचाना है, तो इन तमाम तरह की रणनीतियों को लेकर चर्चा बहुत अहम मानी जा रही है। और इसी को देखते हुए आज यूपी के जो प्रभारी हैं राधा मोहन सिंह खुद वो आ चुके हैं और 6 बजे 11 बजे राज्यपाल महोदय यानी आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करेंगे। और ये शिष्टाचार भेंट के तौर पे देखा जा रहा है। दूसरी ओर कोरोना की जो हालात है उसको लेकर भी एक रिपोर्ट कार्ड अपनी दे सकते हैं कि इस तरह संगठन ने और राज्य सरकार ने इस तरह कार्य किए हैं। तो ये तमाम तरह के जो सियासी हलचल है, चाहे आरएसएस की बैठक हो, चाहे उसमें बीएल संतोष हो, चाहे उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डायरेक्ट उसमें अनुज, आज 11 बजे जेपी नड्डा के घर पर यह बैठक शुरू होने जा रही है। 11 बजे का समय दिया गया है। सभी मंत्री, जैसा कि आपने बताया, कि पहुंचना भी शुरू हो गए हैं। क्या कुछ इसमें खास मुद्दे रह सकते हैं जिन पर चर्चा होगी? विधानसभा चुनाव तो है ही, उसके अलावा क्या कुछ मुद्दे खास होंगे? देखिए, कोविड को कैसे कंट्रोल करना है, किन राज्यों के कंपैरिजन और अच्छे वर्क करने, क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, जिसमें कि यूपी बहुत अहम माना जा रहा है। और इसी को देखते हुए कि अब सेकंड वेव भी आ सकती है, तो उसको लेकर क्या तैयारियां राज्य सरकार कर रही है। बच्चे जो अनाथ हो गए उनके लिए राज्य सरकारें क्या कर रही है, आगे की जो योजनाएं हैं वो क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो अभी तक थमे हुए थे उनको लेकर क्या है, बेरोजगारी का जो दर है जो कि नौकरी के लिए, उसके लिए क्या अभी राज्य सरकारें कर रही है। और फिर संगठन में किनको चेहरे बदलने, किनको जगह मिलनी चाहिए, किन्होंने काम अच्छे किए, ये तमाम तरह की रिपोर्ट कार्ड तैयार की जा रही है, जिसमें कि संगठन में किस बात की नाराजगी उसको भी दूर की जाएगी। तो एक गुप्त मीटिंग है, बहुत बड़ा मैसेज निकल के सामने आएगा। कहा जा सकता है कि जिस तरह से मीटिंग का दौर शुरू हुआ है, कहीं ना कहीं जो बीजेपी है, जिस तरह से जमीनी हकीकत पर किस कार्यकर्ता ने कितना काम किया है उसको लेकर चर्चा कर रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि विधानसभा चुनावों में जिसने अच्छा काम किया होगा उसको ही बीजेपी आगे एक बार फिर से टिकट देगी, मुख्यमंत्री के पद पर एक बार वो फिर से चुनाव लड़ेगी सीएम योगी के नाम पर। लेकिन फिलहाल जिस तरह से विपक्ष ने उनकी तमाम छवि को खराब करने की कोशिश की है, इस बीच क्या कयास लगाए जा रहे हैं, जमीनी हकीकत क्या है, जनता का मूड फिलहाल क्या कहता है कि क्या एक बार फिर से बीजेपी को उत्तर प्रदेश में मौका दिया जाएगा? देखिए, बीजेपी का यही टारगेट होता है कि वो चुनाव से पहले ही अपनी कमर कस लेते हैं और कमर कसने के बाद चुनाव की तैयारियों की समीक्षा बैठक तो करने लगते हैं। और यही है कि वो छोटे चुनाव हो चाहे बड़े चुनाव हो, पहले से ही अपनी नजरें गड़ाए रखते हैं कि हमें कहां पे अपना प्लस पॉइंट करना है, कहां पे हमारा माइनस पॉइंट। अब विपक्ष को किस तरह जवाब देना, इसकी भी एक रणनीति पर चर्चा होगी। मैं आपको मुस्कान बता दूं, केंद्र में भी मंत्रिमंडल विस्तार होगा, जिसमें कई सारे लोगों को केंद्र मंत्रिमंडल में भी जगह मिलेगी। यानी केंद्र मंत्रिमंडल में जो विस्तार होगा, वहां पर कैबिनेट जो यूनियन मिनिस्टर होते हैं उनको किनको हटाना है, किनको रखना, वहां पे भी एक समीकरण देखा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं यूपी से कुछ ऐसे बड़े नेता जो केंद्र में जाकर मंत्रिमंडल में उनको जगह मिल जाए और जो वहां के जो है उनको संगठन में आके उनको जगह मिल जाए। तो ये एक अहम माना जा रहा है। क्या केंद्र जो मंत्रिमंडल जो विस्तार होगा, तो क्या उसमें यूपी के किसी बड़े चेहरे को जगह मिल पाएगी? और वहां के जो लोग अगर बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, क्या उनको संगठन में बड़ा जगह दी जा सकती है, जिम्मेदारी दी जा सकती है? तो ये तमाम चर्चा का विषय है। अभी बैठकें होंगी, क्या कुछ निकल के आएगा फिलहाल ये तो जल्दबाजी हो कहना, पर ये मीटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है केंद्र मंत्रिमंडल का विस्तार। जी ठीक है अनुज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ।
चलिए ब्रेक के बाद सीधे ब्रेकिंग के साथ लौटे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जम्मू कश्मीर से बता रहे हैं आपको, आपकी टीवी स्क्रीन पर सीधे आप तक जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, जहां पर जम्मू कश्मीर में भूकंप के हल्के झटके लगे हैं। बड़ी और अहम खबर, रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 2.5 आंकी गई है। जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके, जिससे लोगों में हालांकि दहशत का माहौल बन गया है। 2.5 इसकी तीव्रता आंकी गई है। सुबह 6:21 पर यह भूकंप आया है, ये जानकारी दी है। रिक्टर स्केल पर 2.5 इसकी तीव्रता रही है। जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बड़ी और अहम खबर सीधे आपके टीवी स्क्रीन पर पहुंचा रहे हैं आप तक। हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, हालांकि जानमाल की कोई नुकसान यहां पर नहीं बताया गया है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.5 रही है और लोग फिलहाल दहशत में हैं। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना पर रोक लगा दी है। इस योजना के तहत केजरीवाल सरकार लोगों के घर तक राशन पहुंचाने वाली थी, लेकिन केंद्र की तरफ से इसे अनुमति नहीं दी गई है। इस पर केजरीवाल आज सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और अपनी बात रखेंगे। आपको बता दें कि यह योजना 25 मार्च से दिल्ली में शुरू होने वाली थी, लेकिन तब भी केंद्र सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी। उसके बाद दोबारा दिल्ली सरकार ने इसमें बदलाव कर प्रस्ताव केंद्र को भेजा था। केंद्र सरकार को इस योजना के नाम से आपत्ति थी। इसके बाद दिल्ली कैबिनेट ने इसका नाम बदलने का भी प्रस्ताव रख दिया और इसे घर घर राशन योजना नाम दिया गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तब कहा भी था कि हमें नाम से कोई लेना देना नहीं है, लोगों के घरों तक राशन पहुंचना चाहिए, लेकिन बदले हुए नाम के साथ भी केंद्र ने इस योजना को मंजूरी नहीं दी है। दिल्ली सरकार के सूत्रों की माने तो केंद्र सरकार ने घर घर राशन योजना पर रोक लगा दी है। दिल्ली सरकार अगले हफ्ते से इस योजना के तहत 72 लाख लोगों के घर तक राशन पहुंचाने की तैयारियों में जुटी थी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने कहा है कि दिल्ली सरकार ने इसके लिए अप्रूवल नहीं लिया था, ऐसे में इसे पास नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि दिल्ली के स्कूलों में भी अभी बिना राशन कार्ड वालों को राशन दिया जा रहा है, लेकिन अब क्योंकि फिर भी घर घर राशन योजना पर रोक लगा दी गई है, ऐसे में आप बनाम केंद्र की लड़ाई फिर से शुरू होती नजर आ रही है और एक और योजना राजनीति की भेंट चढ़ जाएगी। इससे पहले भी दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच कई मुद्दों पर तल्खी देखने को मिली है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार इस खबर पर भी चर्चा जारी रखेंगे। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੇ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ 100% ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 11 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ 100% ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾ ਲਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਵਾਂ ਜੱਟਪੁਰ, ਪੁੰਗਾ ਤੇ ਪੁੰਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਮਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੱਥੂਵਾਲ, ਲਲੋਤਾ, ਉਲਾਹਾ, ਚੱਕੜਿਆਲ, ਪੜੋਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਸਿਕਰੀ ਨੇ ਵੀ ਫਤਿਹ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਜ਼ਰਪੁਰ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਨੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ 100% ਦੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾ ਲਏ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 100% ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 3,52,723 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 100% ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ 100% ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਆਓ ਲੱਗ ਜਾਓ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਰਾ ਲਓ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੈਂ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਲਓ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਅਲਰਟ ਮੋਡ ਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਘੱਟ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बात दिल्ली की कर रही थी, जहां पर मुख्यमंत्री की घर घर राशन योजना पर केंद्र ने एक बार फिर से रोक लगा दी है। इसी पर हमारे साथ राजीव तिवारी संवाददाता दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरह से केजरीवाल की ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट योजना थी, जिस पे अब केंद्र सरकार ने एक बार फिर से रोक लगा दी है, लगातार इस योजना को लेकर आपत्ति केंद्र जता रहा है। कहीं ना कहीं अब रुकती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं राजनीतिक करती नजर आ रही है। किस तरीके से दिल्ली सरकार चाहती थी कि लोगों को डीलर के द्वारा नहीं बल्कि उनके घर तक राशन पहुंचाया जाए। ये राशन की प्रक्रिया जो थी वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार बिल्कुल अपनाने वाली थी और कहीं ना कहीं इसके लिए पहले भी पहल की गई थी। तब भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया था इसके नाम से आपत्ति और कहीं ना कहीं वो नाम चेंज करना पड़ेगा। मगर जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने अब इसका नाम बदलकर घर घर राशन योजना कर दिया है, तो कहीं ना कहीं इससे भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है और कहीं ना कहीं यही कहा गया कि इस नाम को अप्रूवल नहीं कराया गया था, इसलिए इसको रोका गया है। मगर दिल्ली सरकार जिस तरीके से जनता तक घर घर राशन पहुंचाना चाहती थी, उससे कहीं ना कहीं अब रुकता हुआ नजर आ रहा है ये प्रक्रिया। क्योंकि जिस तरीके से सबसे अहम कारण इसका क्या है, क्योंकि देखिए इतनी अच्छी ये योजना है, अगर लोगों को घर घर उनके राशन मिलेगा तो काफी लोगों को सहूलियत भी होगी, लोगों को इधर से उधर ट्रैवल भी नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें आखिर दिक्कत कहाँ महसूस हो रही है, जो इस तरह से केंद्र पिछले से 3 बार इस योजना पर रोक लगा चुका है? देखिए बिल्कुल सही, जिस तरीके से बात करें घर घर राशन योजना की, ये पहले केंद्र सरकार की तरफ से आ रही थी और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार इस योजना को बनाकर दिल्ली की जनता नहीं पूरे देश की जनता तक ला नहीं चाहती थी। मगर कहीं ना कहीं जैसे ही दिल्ली सरकार को पता लगा और दिल्ली सरकार ने इसको पहले ही सारा पैराग्राफ बनाया और उससे इसको पहुंचाने की योजना बनाई गई। मगर कहीं ना कहीं इससे कहीं ना कहीं रोक लगा दी गई केंद्र सरकार के द्वारा। पहले भी रोक लगाई गई थी, अब दोबारा से रोक लगाई गई है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है। मगर जिस तरीके से राजनीति की जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ही थोनू कोई थोड़ी बीमारी भी लगे, थोनू लगे कि मैनू मेरी छाती च दर्द है या मैनू खांसी हो गई या मैनू जुकाम हो गया या मेरा बदन दर्द है, तुसी वेट ना करो, टेस्ट कराओ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो तुसी प्लीज इस गल तो हुण मेरी गल मनो कि आपां पंजाब नूं बचाउणा है, अपने परिवारां नूं बचाउणा है, अपने पिंड नूं बचाउणा है, तुसी अपने मुहल्लियां नूं बचाउणा है। तुसी जो दस्सिया डॉक्टरां ने करो। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। ब्रेक के बाद राजधानी लाइव में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को काफी हद तक काबू कर लेने के बाद अब राज्य को अनलॉक करने का मिशन शुरू हो गया है। इस बारे में ठाकरे सरकार ने शुक्रवार की आधी रात को दिशा निर्देश जारी किए थे। इसके मुताबिक सोमवार यानी कल से महाराष्ट्र को अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। सरकार ने पूरे राज्य को 5 चरणों में अनलॉक करने की योजना बनाई है। इसके लिए जिले में कोविड पॉजिटिविटी की दर और ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता को आधार बनाया गया है। माना यह भी जा रहा है कि राज्य में एक बार फिर बाजार खुलने से कारोबार रोशन होगा और आर्थिक चक्र को गति मिलेगी। राज्य में कोरोना संक्रमण के दर में कमी आने के बाद महाराष्ट्र को अनलॉक करने की प्रक्रिया का लोगों ने स्वागत किया है। कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद लॉकडाउन लगाने के मामले में ठाकरे सरकार बाकी राज्यों से आगे थी, वहीं अब अनलॉक करने की दिशा में भी महाराष्ट्र बाकी राज्यों से आगे चल रहा है। कोरोना की दूसरी लहर का जहां ठाकरे सरकार ने
डट कर मुकाबला किया है। वहीं अब लॉकडाउन लोगों के लिए राहत देने वाली खबर में ये अब अहम मुद्दा उठाया गया है ठाकरे सरकार द्वारा कि अब एक बार फिर से बाजार खुलेंगे और कारोबार को रोशन किया जाएगा। तो महाराष्ट्र में कोरोना के संक्रमण से जिस तरह से मुंबई और महाराष्ट्र की सरकार ने निपटा है वो हम सबके सामने है, लेकिन अब सबसे पहले लॉकडाउन लगाने वाली महाराष्ट्र यानी ठाकरे सरकार ने सबसे पहले अनलॉक की ओर भी कदम बढ़ा दिया है। 5 चरणों का पूरा डेटा जारी कर दिया गया है कि 5 चरणों में किस तरह से अब अनलॉक की तरफ बढ़ा जाएगा। मुंबई और महाराष्ट्र को अनलॉक की तरफ बढ़ाया जाएगा, 5 चरणों को रखा गया है। एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, उसके बाद फौरन हाजिर होंगे। ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ मास्क पहनना, हाथ धोने, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी ये जरूरी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले रुख सबसे बड़ी और अहम खबर का कर लेंगे, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम एक बार फिर से बढ़ गए हैं और जनता की जेब पर डाका डालने वाली ये बड़ी खबर सामने आई है। कोरोना संकट के बीच फिर जनता पर महंगाई की मार देखने को मिल रही है। आज फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। पिछले लंबे समय से ये दाम बढ़ते नजर आ रहे हैं। जून के महीने में अभी तक 6 दिनों में 3 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल 27 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। वहीं बात डीजल की करें तो डीजल के रेट 29 पैसे प्रति लीटर बढ़े हैं। इसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कल की ही ये बात है जब पेट्रोल की कीमतें 27 पैसे और डीजल की कीमतें 28 पैसे प्रति लीटर बढ़ी थी और अब कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपए के पार जा चुका है। आम लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि जनता की जेब पर डाका सीधे सीधे महंगाई की मार डाल रही है। महंगाई लगातार इस कदर बढ़ती जा रही है, इस पर लगाम कब लगेगी ये सरकारों से पूछने वाली बात है। लेकिन कोरोना संकट जिस तरह से लोगों पर मंडरा रहा है, उस बीच पेट्रोल डीजल के दाम जनता की जेब पर सीधा डाका डाल रहे हैं। पेट्रोल के 27 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार अब अनलॉक की ओर बढ़ रही है। इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए सत्यप्रकाश सोनी लाइव जुड़ चुके हैं मुंबई से संवाददाता। सत्यप्रकाश, अनलॉक की तरफ कदम बढ़ा दिया गया है, 5 चरणों में अनलॉक होने जा रहा है, लेकिन क्या ये सही समय है अनलॉक का और जनता ने इसका किस तरीके से स्वागत किया है? जी मुस्कान, देखिए जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर को मात देते हुए अब महाराष्ट्र को कहीं न कहीं 5 चरणों में अनलॉक करने का फैसला किया है। ऐसे में जाहिर तौर पर आर्थिक स्थिति तो ठीक होगी, तमाम जो बाजार है वो कहीं न कहीं गुलजार हो जाएंगे। उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार ने बड़े अहम कदम उठाए हैं। ऐसे में जिस तरह से सबसे पहले महाराष्ट्र सरकार ने ही महाराष्ट्र को और मुंबई को लॉकडाउन लगाया था, उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार ही पहली ऐसी सरकार है जो अब अनलॉक की तरफ बढ़ रही है। हालांकि यह जो प्रक्रिया है 5 चरणों में की जाएगी, जिसमें विदर्भ और कोंकण के अलावा मुंबई उपनगर को भी अलग अलग रखा जाएगा, जिसमें तमाम तरह की जो गाइडलाइन जारी किए गए। तो सत्यप्रकाश, 5 जो चरण है उसमें किस तरीके से धीरे धीरे अनलॉक की ओर बढ़ा जाएगा? देखिए मुस्कान, पहले चरण में महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि जहां पर कोरोना पॉजिटिविटी रेट 5% और बेड की उपलब्धता 75% रहेगी, उनको पहले चरण में रखा जाएगा।
वही दूसरे चरण में 5% की पॉजिटिविटी रेट और 10% यानी कि करीब 80 से 90% जो बेड की औरता रहेगी उसको रखा जाएगा। तीसरे चरण में 5 से 10% जो है पॉजिटिविटी रेट, उसके बाद जो है 25 से 45 जो है बेड की उपलब्धता को लेकर रखा गया है। तीसरे चरण में 5 से लेकर 25% तक जो है पॉजिटिविटी रेट, उसके बाद जो है बेड की उपलब्धता 60% होनी चाहिए। चौथे चरण में 10 से 20% जो पॉजिटिविटी रेट और जो है बेड की उपलब्धता 60% होना चाहिए। पांचवें चरण में हालांकि रखा गया 20% पॉजिटिविटी रेट और जो बेड उपलब्धता है वो 25% होना चाहिए, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में इस तरह के कोई जिले नहीं है। लिहाजा 4 चरणों में मुंबई महाराष्ट्र को पूरी तरह से अनलॉक कर दिया जाएगा। हालांकि मुंबई का नंबर तीसरे नंबर पे आता है जब मुंबई को अनलॉक किया जाएगा। सत्यप्रकाश, जनता ने किस तरह से इसका स्वागत किया है? क्योंकि देखिए सबसे पहले महाराष्ट्र में ही लॉकडाउन लगाया गया था और महाराष्ट्र ही ऐसा राज्य था जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना के केस थे और सबसे पहले अनलॉक की प्रक्रिया यहां पर शुरू हो गई है। तो जनता ने किस तरीके से स्वागत किया है, क्योंकि लगातार कोरोना के केस आगे बढ़ सकते हैं, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए करिश्मा, जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि अनलॉक किया जाएगा, अनलॉक में इन सारी प्रक्रियाओं में अगर पहले चरण की बात करें तो पहले चरण में जो मॉल, थिएटर, जिमखाना, बसेस, ट्रेन, बाकी सारी सेवाएं बहाल कर दी जाएगी। यानी 100% लोग अपने घर से बाहर जा सकते हैं और शॉपिंग कर सकते हैं। मॉल, थिएटर भी चालू रहेंगे, जॉगिंग ट्रैक भी चालू रहेगा, थिएटर भी चालू रहेगा। ऐसे में कहीं न कहीं खुशी की लहर जरूर है, लेकिन यह मुंबई करो के नहीं है, बल्कि मुंबई से बाहर जो तमाम ग्रामीण इलाके हैं महाराष्ट्र के उनके लिए इस तरह की राहत दी गई है, क्योंकि वहां पर कोरोना की पॉजिटिविटी रेट बेहद कम है। ठीक है सत्यप्रकाश जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनपी न्यूज के साथ। नमस्कार। यात्रीगण